तो क्लास 12th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और 7 मार्च के दिन जो पेपर होने वाला है उसके लिए अपन ने पूरी तैयारी कर ली है। यहां पर देख सकते हैं सेट ई आपके लिए लेकर आ चुका हूं। सेट डी तक मैंने 4 मॉडल पेपर पहले से ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। अब ये 5वां है और इसके बाद में अंत रहेगा आपका छठा सेट ए। नहीं देखे हैं अभी तक तो जरूर जाओ और डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले लिस्ट से चेकआउट कर लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी ये। देखो मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहा हूँ, आप अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से मेहनत करो और ये अंतिम पेपर में आप अच्छा स्कोर कर लो, बस यही हमारा उद्देश्य है। चलिए तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, जूझ पाठ के जो लेखक है वो कौन है? देखो जूझ पाठ के जो लेखक है वो आनंद यादव है। आनंद यादव। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है लगभग। ठीक है, कौन कौन सा है? लगभग क्या हो तो सही में भी है, आदिकाल, दूसरा है आपका भक्ति काल, तीसरा है आपका रीतिकाल और चौथा है आपका आधुनिक काल। चलिए अब अगला देखते हैं, सगुन भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो सगुन भक्ति काल जो है उसको 2 भागों में बांटा गया आपका। सगुन भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? 2 में। हो जाए ना पथ में रात कही, सोच सोच कर कौन जल्दी जल्दी चलता है? तो हो जाए फत में ना रात कही, ये सोचकर दिन जल्दी जल्दी चलता है कि पंथी जल्दी जल्दी चलता है। जो राहगीर है, पंथी मतलब क्या? राह। सुनहरे सूरज में कौन सा अलंकार है? सुनहरे, तो यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति हुई, देखो सा यहाँ भी सा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती तो वहां पर होता अनुप्रास अलंकार। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है, किसको कहा गया है? ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा जो रचित है बादल राग कविता, उसमें किसको कहा गया? बादलों को कहा गया। अब सीधी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है आपका रिक्त स्थान। अब देखिए यहां पर है, वीर रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? आपका उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? आपका उत्साह। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इस वाक्य में आपका एक उद्देश्य और एक विधेय होगा उसे कहा जाता है सरल वाक्य। क्या कहा जाता है? सरल वाक्य कहा जाता है। मुक्तिबोध उपन्यास के जो रचनाकार है, मुक्तिबोध उपन्यास जो है उसके रचनाकार कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार है। जैनेन्द्र कुमार। स्तंभ जो लेखन है वो में लेखन का प्रमुख रूप है तो विचार परक। ठीक है, अच्छा सूरज का 7वां जो घोड़ा है उसके लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती जी है। काले मेघा पानी दे, ये विधा है, किस में लिखा गया है? तो मतलब संस्मरण है कि रेखा चित्र है? तो रेखा संस्मरण में लिखा गया है। अब अगला है आपका सत्य और असत्य। करुण रस का जो स्थायी भाव है रति, और पहली बार मालूम पड़ी हमारे, तो हम तो शौक जान रहे थे करुण रस का स्थायी भाव। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो गया आपका? रति है क्या? तो ये बात असत्य हो गई है क्योंकि इसका स्थायी भाव होता है शोक। सोदल के घर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो सोदल के घर मास्टर साहब जो कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, ये भी तो बड़ी कर रहे हैं उनकी। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है क्या? बिल्कुल सही बात। दिखेगा तुम्हें रेडियो में? आज की औलाद तो रेडियो नहीं जानती होगी। एक बंद कैमरे में अपाई एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया गया, तो एक बंद कमरे में, ठीक है, भिखारी को नहीं लाया गया, तो ये बात आपका कथन असत्य है। उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है, तो ये बिल्कुल सही बात है। घर खीर तो बाहर खीर, अर्थ मिठाई खाना है, ठीक है, असत्य बात है। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौपाई छंद। चौपाई छंद जो होती है उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। तो 16 मात्राएं होती हैं। छायावाद के प्रवर्तक कवि?
छायावाद के प्रवर्तक कवि है जयशंकर प्रसाद, यशोधर बाबू, सिल्वर वेडिंग, जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र जो कुमार है उसका आपका हो जाएगा यहाँ से, देखिए जैनेन्द्र, यशोधर बाबू का जैनेन्द्र कुमार, तो जैनेन्द्र कुमार का जाएगा बाजार दर्शन। अंगार उगलना का मतलब कटु वचन बोलना। आलोक धनवा, तो आलोक धनवा कौन के रचयिता है? पतंग कविता के रचयिता है। ठीक है, प्रगतिवाद का जो आरंभ है वो 1936 माना गया है। हो गया है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो एक वाक्य में उत्तर को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बाकी आप अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा। तो चलिए इसको समझते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया है आपका कि पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। 2 ही, बिल्कुल पागल था भी तुम। ठीक है, रेडियो नाटक के पात्रों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? तो आवाजों के माध्यम से, आवाजों के माध्यम से। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है? संकट से बच जाना है, संकट से बच जाना। उमा शंकर जोशी की कोई 2 रचनाएं लिखिए। तो उमा शंकर जोशी की कोई 2 रचनाएं क्या है आपकी? एक तो विश्व शांति और गंगोत्री। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी याद है तो वो भी लिख सकते हैं। विश्व शांति और गंगोत्री। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? तो अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? दुख और पीड़ा। ठीक है, ठीक है, तो दुख और पीड़ा भी अपना दुख नहीं बता पाएगा, अपना दुख ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, इतना सा भी चलेगा, इसमें भी काम हो जाएगा। जगत, जगत का सत्य क्या है? तो संसार जो है नश्वर है, संसार नश्वर है। गोस्वामी तुलसीदास किस शाखा के सर्वोपरि है? मतलब जिस किस का शाखा के? तो राम भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा के। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे मैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के थ्रू समझा देता हूं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, इससे अपन पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं 23 तक का। ये है आपका सेट ई, सेट ई का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं 6 से 23 तक का सॉल्यूशन। देखिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है वो क्या कह रहा है कि प्रगतिवाद की विशेषताएं आपको बतानी है और प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं बतानी है। देखो, प्रगतिवाद में शोषित, गरीब और मजदूर वर्ग का जीवन का चित्रण किया गया है। प्रगतिवाद में क्या किया है? शोषित, शोषित का मतलब क्या है? जिसका शोषण किया गया है, गरीब का और मजदूर वर्ग के जीवन का चित्रण किया गया है। इसमें सामाजिक अन्याय, शोषण और असमानता का विरोध देखने को मिलता है। प्रगतिवादी साहित्य में मानवता और समानता पर जोर दिया गया है। इसमें यथार्थ जीवन की समस्याओं का साफ सुथरा और स्पष्ट प्रस्तुत किया गया है। देखो कोई सी भी आपको 2 करनी है, यदि पहले से भी आती हो तो चलेगी। ठीक है, देखो सिंपल सी बात मैं बता दूं, 2 हिंट ही आपको कि शोषित और गरीब और मजदूर वर्ग का चित्रण किया गया है। ठीक है, मानवता और समानता पर जोर दिया गया है, यथार्थ जीवन का चित्रण किया गया है। बस 3 चीजें कर सकते हैं। मतलब प्रगतिवाद में शोषित और गरीब मजदूर वर्ग का जीवन का चित्रण किया, समानता और मानवता पर जोर दिया गया है, और प्रगतिवाद में यथार्थ जीवन का चित्रण देखने को मिलता है। इतना भी लिख सकते चलेगा, बाकी ये भी याद कर सकते। चलिए अब प्रमुख कवि है, किसके प्रमुख कवि है? प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नागार्जुन। नागार्जुन का क्या जाएगा? अकाल, और उसके बाद भूखे जन। गजानंद माधव मुक्तिबोध, इसका जाएगा अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा है। केदार, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल, हमारे गांव का केदारदा है ये, केदारदा। ठीक है, और केदारदा जो है वो दारू पीने के लिए
पीने के बाद में कहता रहता है, देखो भैया ये नहीं, ये फूल नहीं रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूल नहीं बोलेगा, फूल उसकी चमक, उसके ऊपर जो रंग है वो बोलेंगे। ठीक है मेरी तुम, हो गया। चलिए बेटा अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा अथवा, क्योंकि अपने पास समय कम बचा हुआ है और अपने पास वीडियो जो है लंबा हो रहा है ना। चलिए तो भक्ति काल की परिभाषा देनी है और इसकी 5 विशेषताएं। देखो 5 नहीं लिखना आपको, तो सॉल्यूशन इसलिए है आपको 2 विशेषताएं आती है ना। देखो भक्ति काल क्या है? जिस समय में ईश्वर की भक्ति पर आधारित काव्य रचना किया गया, मतलब ऐसा काल उस जिस समय ईश्वर की भक्ति पर आधारित काव्य रचना की, उस समय को ही भक्ति काल कहते हैं। ठीक है। और भक्ति काल की विशेषताएं की बात करें अपन, तो भक्ति काल की विशेषताओं में सबसे पहले कि इसमें ईश्वर की भक्ति और उपासना को प्रमुख स्थान दिया गया है। मतलब इसमें ईश्वर की भक्ति को ही बढ़ावा दिया है, क्योंकि भक्ति काल मतलब क्या है? कहीं वहां राक्षसीपन थोड़ी होगा। भक्ति काल मतलब भक्ति, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, मतलब भक्ति काल। ठीक है। और भक्ति काल के कवियों ने ज्ञान और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया है। ठीक है। तीसरा है इसमें सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों प्रकार की धाराएं मिलती है। भाषा सरल और जन भाषा अवधि ब्रज खड़ी बोली में प्रयोग किया गया है। ठीक है भैया। तो भक्ति काल की विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले क्या करेंगे? देखो ध्यान देना, मैं बता रहा हूं, सिंपल और सिंपल बता दूं। भक्ति काल में ईश्वर मतलब ईश्वर की जो भक्ति है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा है इसमें गुरु महिमा को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है। क्योंकि तुलसीदास है, इन्होंने जो रचनाएं लिखी उसमें गुरु के महत्व को भी बताया है, ऐसा नहीं है। ठीक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। ठीक है। तीसरा है भक्ति काल में कौन प्रकार की शाखा मिली थी अपने को? धारा। तो सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया भैया? बस हो गया भैया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कह रहा है हमारा कि छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? देखो अधड़ का अर्थ है भावना का आवेग और बीज का अर्थ है विचार और अभिव्यक्ति। अधड़ का मतलब क्या होगा? भावना का आवेग, और बीज का अर्थ क्या है? विचार और अभिव्यक्ति। मतलब भावना के आवेग से कवि के मन में विचार उत्पन्न होता है और वही विचार रचना के रूप में प्रकट होता है। जरूरी नहीं है यही सॉल्यूशन करो, उत्तर कहीं दूसरा याद हो तो वो भी कर सकते, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं कि रचना के संदर्भ में अधड़ का अर्थ है भावना का आवेग और बीज का अर्थ क्या? विचार और अभिव्यक्ति। कवि हरिवंश राय बच्चन को यहाँ वास्तविक संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? लो भैया, अच्छा क्यों नहीं लगता? सारे के सारे कपटी लोग आ गए इसमें, स्वार्थी आ गए। ठीक है, छली आ गए, छलिया मन को छल जितने भी करने वाले हैं वो भी आ गए हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं कि कवि हरिवंश राय बच्चन को वास्तविक संसार इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ संसार स्वास्थ्य, छल, कपट और दिखावे से भरा हुआ है। किससे भरा है? स्वार्थ से, छल से, कपट से और दिखावे से भरा हुआ है। यहाँ मनुष्य के बीच सच्चे प्रेम, संवेदना और अपनापन का अभाव है। यहाँ पर मतलब सच्चे प्रेम का अभाव है, संवेदना का अभाव है और अपनापन का एक अभाव है। ठीक है, आया समझ में? तो कवि हरिवंश राय बच्चन को वास्तविक संसार किस लिए अच्छा नहीं लगता? समझ में आ चुका होगा कि छल कपट दिखावे की दुनिया है, इसे इसलिए वास्तविक संसार ठीक है नहीं अच्छा लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। बेसिक में जो चीज़ें बता रहा बेटा इनमें से आपका पेपर बन के आएगा। 2 महाकाव्य और खंड काव्य के नाम, उनके रचिताओं के नाम बताइए। महाकाव्य और रचिता, रामचरितमानस का तुलसीदास हो गया, कामायनी का जयशंकर प्रसाद हो गया, पद्मावत का मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा और रघुवंश का जाएगा कालिदास। और जिसमें से 2 तो आपको पता ही शुरू हो गई कि रामचरितमानस का तुलसीदास हो गया, कामयानी का जयशंकर प्रसाद हो गया। खंड काव्य में देखो मेघदूत कालिदास इनके रचनाकार हैं, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, कुरुक्षेत्र राम सिंह धारी सिंह दिनकर। ये क्या है? खंड काव्य।
ठीक है। उर्वशी और कुरुक्षेत्र दामधारी सिंह दिनकर के हो गए, मेघदूत कालिदास का हो गया है, और झांसी की रानी सुमंत्रा कुमारी चौहान का हो गया। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 8 का 8वां जो है वो क्या कह रहा है, देखो सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए सवैया छंद एक वार्णिक छंद है, ठीक है। इसमें कितने वर्ण होते हैं, 22 से वर्ण से लेकर 26 हो सकते हैं। मतलब बेटा इसमें ना तो कोई मात्रा गिनने का काम, कहीं का टेंशन नहीं, केवल वर्ण देखने हैं। देखो अब ध्यान से देना, यहाँ पर एक मिस्टेक है इसमें थोड़ी सी, ये ना नहीं है, ठीक है, नहीं है ना, क्या बोलना है, नहीं, ना नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। देखो माने नहीं अपमाने कहो, यहाँ आपको ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो सारी चीजें समझ में भी आएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं उसमें, ठीक है। माने नहीं अपमाने कहो, यहाँ ये याद दिला कर माने मिले जो, कि मान नहीं कह सकते आप उसको यदि आपने किसी को बता दिया कि नहीं ओए तेरे को पता नहीं, तेरे से बड़ा है मैं, तेरे में अकल नहीं कि कैसे बोलना है, तो भैया वो माननी है, वो तो क्या हो गया आपका अपमान, ठीक है। माने नहीं अपमान कहो, यहाँ ये याद दिला कर माने मिले जो, ये कीमत जाने नहीं सकता यदि मुफ्त कहीं पर दाने मिले जो। कीमत नहीं जान सकेंगे यदि फ्री में चीजें देंगे। अभी मैंने कह दिया नहीं आपको बेटा कि फ्री में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा तो कीमत नहीं जानेंगे, एकदम से पूरे के पूरे जाएंगे। ये का जो बच्चा वास्तव में मेरे साथ जुड़ना चाहता है वो तो छूट ही जाएगा और गधे का बार पूरे आ जाएंगे इसमें, क्योंकि फ्री फंड है। चलो भैया देखो तो ठीक है, कीमत वो व्यक्ति जानेगा ही नहीं, क्योंकि फ्री में देंगे तो समझा हाँ फ्री में मिला, पैसा देख मिलेगा तो पड़ेगा भी सही, अरे और पैसा लगे रे, हाँ ठीक है। तो माने नहीं अपमान कहो, यहाँ जैसे शुरुआत बता दे नहीं है ना, कि माने नहीं अपमान कहो, यहाँ ये यादें दिला कर माने मिले जो, ये कीमत जाने नहीं सकता यदि मुफ्त कहीं पर दाने मिले जो, ये यादें रहे वहाँ सीख तभी तक हाथ किताब जुबाने मिले जो। याद कब तक रहेगी बात को, कि जब तक हाथ में किताब है और किसी ने जुबान से अपने को मोटिवेट किया या फिर अच्छी बातें बताई, हाँ बहुत अच्छी बात कर रहे थे बेटा, यार अच्छे कर्म करना चाहिए, गलत कर्म नहीं करना चाहिए, दारू वारू मत पीना बेटा, है नहीं यहाँ पे, ठीक है यार, एक बार नाक कट गई इज्जत उतर गई व्यक्ति की तो फिर वापस इज्जत नहीं आएगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद देखा तो वही मुख में राम बगल में छुरी, जब देखो जब नियत बुरा की बुरी, कुछ भी नहीं करेगा, जिनकी नियत बुरी है वो यही करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये वही चीज है कि यादें रहे वहाँ सीखे तभी तक हाथ किताब है जुबाने मिले जो। पर ये लाइन को बहुत जोर से सुनना है, ये कि पाकर न भूल नहीं सकता नर, ये पाकर भूल नहीं सकता नर, खाकर ठोकर ज्ञाने मिले जो। यदि भाई साहब ठोकर खाली एक बार पूरी तरह ठोकर खाली, सुधरे नहीं समझाया कि नहीं बेटा यार बेटा पढ़ लेना है, अभी भी मौका है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। अपने जी दाई जी वहाँ पे पानी फेर रहे हैं, 4-4 बजे रात को, 2-2 बजे रात से उठ के पानी फेरने जा रहे हैं, मोटर झटका मार रही है, पानी दे ही नहीं दिया इस साल, ठीक है, फिर भी तुम अय्यासी कर रहे हो, फिर भी नहीं पढ़ रहे हो बेटा। तो अभी तो नहीं आएगी बकल, फिर बाद में जब 12th को जैसे तैसे तुक्का तुक्की मार मुर के पास तो हो गए, लेकिन बेटा पढ़ाई जरूरी नहीं, बात को समझना, कोई परसेंटेज मायने नहीं है। यदि उदाहरण दे रहा हूं मैं तो आपको कि यदि अभी अकल नहीं आएगी, फिर बाद में जीवन के संघर्ष से जुड़ोगे तब पता चलेगा। सबको आसान लगता है, ओ कई को देखते अपन, देखना भैया अपने को देखना, 2 साल बाद देखे तो ये क्या कई तरक्की करी इनने, अपन करांगा तरक्की ढंग से, अपन करांगा, अपन बनाएंगा पैसा बेटा। ये वास्तविक जो है वो एक अलग है, सपने एक अलग है। सपना तो हर कोई देखता है कि नहीं यार सुबह देखेंगे तो ये कर लेंगे, सुबह देखेंगे ये कर लेंगे, और आप में से भी कई सपना देखते हैं नहीं 12th में बस 2 दिन में, अरे तो देखिए 2 दिन में मैं टन कर लूँगा, टन देख लीजिए, गारंटी 80 नंबर का पेपर है हिंदी का, अरे ले 70 नंबर तो वैसे ही 2 दिन में पढ़ूंगा जी मिले बोलो, 2 दिन राम जाने कब आएगा ही नहीं। जिन बच्चों को अभी भी अकल नहीं आ रही बेटा उसको अकल आएगी ही नहीं, ठीक है। एक छोटी सी बात है यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा आपके सामने, क्योंकि बेटा वीडियो बहुत लंबा भी हो गया, थोड़ा जरूरी है इन बातों को बताना, जिनको लगे नहीं सुनना वो स्किप करके आगे बढ़ सकता है। ध्यान से सुनना, एक गांव में क्या हुआ था, एक माँ थी और एक बेटा था, हमारे गांव में भी है भी तो, पर सुनना ध्यान से, बातें को सुनना। एक गाँव में एक माँ थी और एक बेटा था। माँ ने क्या कहा बेटे को, क्योंकि बेचारे मजदूर व्यक्ति थे, क्या थे वो मजदूर, है ना, जमीन नहीं थी,
तो जैसे ही गेहूं का सीजन आया, गेहूं का, अब जैसे ही गेहूं का सीजन आया तो माने कि बेटा थोड़ा बहुत अपन क्या करें, उदड़ा ले ले। ग्रामीण क्षेत्र में सब जानते हैं हमारे बच्चे, ठीक है, कि उदड़ा ले ले मतलब गेहूं दूसरे के काट के आ जाए, उसके बदले अपने को अनाज दे देगा, गेहूं दे देगा 1 कुंटल एकड़ के हिसाब से कि 1.5 कुंटल एकड़ के हिसाब से। छोरा को कि नहीं, हाँ माँ ले लो। अब जैसे माँ ने 1 एकड़ का उदड़ा ले लिया भैया, छोरा तो जैसे गया धूप में, तो मम्मी अरे गर्मी इतनी हुई भगवान कसम, तू तो बहुत हूँ भूखो सोई जम्मा, हमारा बस की नहीं काम हो तो दूसरे बाद में देखूंगा, पर अभी मेहनत नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये से भैया बातें बढ़ती गई, समय निकलता गया। समय निकलने के बाद भी वो बेटा नहीं सुधरा, ठीक है। अब जैसे ही गेहूं का समय चला गया और गेहूं का समय जाने के बाद में भाई साहब अब उसने तो मजदूरी करी नहीं, माँ ने जितना किया 1 आधा कुंटल का कट्टा बेचारी से। तो जिसके बाद में समय निकलने के बाद में अब जैसे ही बारिश आ गई, अब भाई साहब कोठी में जब तक गेहूं थे अपने, तो जब तक तो चली रोटी। अब जिसके बाद में ख़त्म हो गया तो वो छोरे को भूख लगी ज़ोर से, तो वो क्या किया कि मम्मी गेहूं नहीं है क्या, इसका नहीं है बेटा, है ही नहीं, तूने कटवाया था ही नहीं। कहा मम्मी अबे तो अब बारिश का समय था, तालाब वलाब सब भरा गए, नदियाँ उफान पे आ गई। वो कहेगा अब तो अपन भले तीर के चली जाए, पर वहाँ दूसरा गाँव में से काट लांगा, पर अब चलो हमारे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी। तो बेटा अब ये तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, अब समय रहा क्या, फिर वो निकल गया, बारिश में कहाँ से आएंगे गेहूँ। तो जब समय था जब तो सुधरे नहीं। तो उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, क्योंकि आपके पास समय कम है, ठीक है। इन समय का ध्यान विशेष रखते हुए आप थोड़ा सा कोशिश करो, ठीक है। जो बच्चा अभी भी सोच रहा है कि नहीं आज ये अपने साथ धोखा हो जाएगा, पेड कोर्स में नहीं मिलेगा बेटा, 100% वादा करता हो, ठीक है, कि मेरे को आराम का पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सवैया छंद का उदाहरण आपको समझ में आ भी गया होगा कि सवैया छंद क्या है, वार्णिक छंद है। इसमें 22 वर्णों से लेकर कितने वर्ण होते हैं, 26 वर्ण होते हैं, ठीक है। उदाहरण आप सब जान ही सकते हैं कि माने नहीं अपे माने कहो यहाँ, ये याद दिला कर माने मिले जो, ये कीमत जाने नहीं सकता यदि मुफ्त कहीं पर दाने मिले जो, ठीक है। कि यादें रहे वहाँ सीख तभी तक हाथे किताब जुबाने मिले जो, हे पाकर भूल नहीं सकता न रेखा करे ठोकर ज्ञान मिले जो। यदि ठोकर खा के ज्ञान मिला नहीं तो फिर तो जीवन में कभी भी नहीं भूला जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका वात्सल्य रस का उदाहरण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या कह रहा है हमारा, कि वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित अपने को बतानी है। तो वात्सल्य रस क्या है, ये आपको परिभाषा को जरूरी नहीं कि ऐसा कैसा लिखोगे। जब कोई भी घटना है या कोई भी ऐसी अपन भाव देखते हैं जिसके कारण ठीक है वात्सल्य का भाव उत्पन्न होता है, मन में क्या जा होता है, वो वत्सल नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। जब कोई ऐसी घटना देखते हैं जैसे माँ अपने पुत्र को प्रेम करती है, ठीक है, तो वो जो भाव है वहाँ पे एक वत्सल नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। बस इस प्रकार के रस में जब वात्सल्य भाव की उत्पत्ति होगी, वत्सल की उत्पत्ति होगी, तो उसको कहते हैं अपन वात्सल्य रस। बाकी परिभाषा बेटा यदि सटीक लिखना चाहो तो ये लिखना कि हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ वात्सल्य रस होता है, ठीक है। अब इसमें देखो उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर अपन देखते हैं, ये पहला उदाहरण है, ये दूसरा उदाहरण है ना, कि मैया मोरी में नहीं माखन खायो, ठीक है भैया, मैया मोरी में नहीं माखन खायो, बाल ग्वाल सब पीछे पर के बरबस मुख लपटायो, बाल गोपाल सब पीछे पर के बरबस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है ना, ठीक है। ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पेजनिया, ये भी आप उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे तैसे टुटला फुटला याद है, धुन ताल है, ठीक है। अब अपने अपने हिसाब से यार अब क्या करें। बेटा कमेंट में यार एक बार तो कहते ना कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, जानता से जानता शेयर कर देना, क्या बोलते तुम्हारी भाषा में पोस्ट कर देना, स्टेटस डाल देना, क्या क्या करो तुम ना जाने। ओ भैया वो डुका वाले दावन क्या करना, वो क्या बनाते तुम तुम्हारी भाषा में, मेरे को तो याद भी नहीं भैया, क्या करे यार वो गोई कृष्ण पालियो, वो स्नैप डाल देता था थोड़े से बना के सॉन्ग का है, एक आधी जगह वीडियो में से शूट कर लिया, स्नैप बना के डाल देना, ठीक है। थोड़ा वायरल करो यार गरीब गुरबा के भी। हाँ, विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार में क्या जाएगा, जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है,
जहाँ कारण है फिर भी काम नहीं होगा वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होगा। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना भी लिखोगे चल जाएगा काम ऊपर का। जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखो, पानी बीच मीन पियासी, पानी बीच मीन पियासी, पानी के बीच में मीन, मीन यानी कि मछली है यहाँ पे, ठीक है। मीन मतलब क्या है? मछली। अब पानी के बीच में मछली है, बिल्कुल पानी पानी में, जब भी जो मछली है वो प्यासी है, पानी में है जब भी। लो साहब के कारण भी है कि हाँ पानी है भरपूर, जब भी प्यासी की प्यासी, उसकी आत्मा तरफ तो नहीं हो। तो पानी बीच मीन प्यासी, मैं सुनी सुनी आवे हासी। मेरे को तो ये बातें सुन सुनकर हंसी आती है कि मछली पानी में है जब भी प्यास नहीं बुझ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मछली की बात चल रही बेटा, ये अपने कि अपने को सब लोग समझा रहे हैं कि नहीं यार बेटा अपने को ये चीजें करनी है, ठीक है। ऐसे करने से ये होता है, इस रास्ते पे चलोगे तो इस रास्ते पे आपको गलत दिशा में जा रहे हो, इस रास्ते से जाओगे तो ये सही रास्ता है, ठीक है। फिर भी लोगों को पता कि नहीं यार ऐसा करने से ये यहाँ से न्यू, ठीक है, ऐसे चलने से आपने को गिरना ही है। मोटरसाइकिल तेज भगाने से, कृष्णपाल पटेल जी, मोटरसाइकिल तेज भगाओगे तो ये गिर जाओगे, एक न एक दिन हाथ पांव तोड़ लोगे। अब भैया जी कहाँ तक इलाज कराता फिरेगा, ठीक है, तो टूट जाएगा। फिर भी तेज मोटरसाइकिल चलाओ तो भैया ये तुमको ही कह रहे हैं कि मछली के बीच में आप क्या हो, पानी के बीच में मछली है, फिर भी उसको पता है कि नहीं यार पानी है पी लो, फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है, ठीक है। तो उदाहरण दिया है। हमारे गाँव में एक भैया खुद के पटेल समझे, कृष्णपाल पटेल। चलिए भैया हो गया, तो ये हो गया है। अच्छा, अगला क्या कह रहा है हमारा? गुरु वचन सुने सब फिर भी ज्ञान ना आवे। गुरु के वचन सुन लिए सारे के सारे, फिर भी ज्ञान नहीं आ रहा। ज्ञान का कारण होते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, अतः कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। आ गया समझ में? अब देखिए, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बेटा? अब ये क्या है, इसमें दो प्रश्न मैंने ऐड किए हैं। ये रचना की दृष्टि से वाक्य पूछ लेता है और अर्थ की दृष्टि से वाक्य पूछ लेता है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसको डिजाइन किया कि पेपर आपका आउट नहीं जाएगा। तो रचना की दृष्टि से तो तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रण। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, जो भैया विधानवाचक जो अपन बोलते हैं नॉर्मल सेंटेंस, जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, ये। प्रश्नवाचक, क्या मैं जाता हूं, ठीक है, मैं क्या खाता हूं, मैं क्यों रोता हूं, जब प्रश्न पूछोगे। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक सब बच्चे जानते हैं, जिसमें अपने को क्या करना है? अनुमति देनी है, सॉरी, अपने को क्या करना है? ऑर्डर मारना है, आज्ञा देना है। ओह चलो सामान लेकर आओ, चलो तुम ये बोर्ड साफ कर दो, ठीक है। ये जब भी कोई चीज अपन किसी को क्या कहे, अनुमति देके, आज्ञा देके, जाओ भैया कर ये काम। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य जो है वो नकारात्मक सेंटेंस को कहते हैं, नेगेटिव, जिसमें नहीं का यूज किए। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, इस तरीके से, ठीक है। कठिन गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं है, नहीं यूज हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका निषेधवाचक वाक्य। इच्छावाचक, इच्छा है, लो मेरी इच्छा है कि मुझे इस वीडियो पे 1 लाख बच्चे व्यूज देंगे, ये इच्छा हो गई है। काश, काश मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते, ठीक है। तो ये क्या बताइए कि इच्छावाचक सेंटेंस है, ठीक है। समझ में आ गया बात? नहीं। विस्मयादिबोचक, विस्मयादिबोचक का मतलब होगा कि जिसमें अपने को जैसे वो बोलते नहीं, आहा, ओ माय गॉड, हो इतने सारे आगे नोट, अब तो खाएंगे गोट, ठीक है। तो ये जो क्या है बेटा, विस्मयवादी वाचक वाक्य। संभावनावाचक, संभावना जहाँ पे अपने को संभावना लगे, ठीक है, हो सकती है, वर्षा हो सकती है, ये वो जो है। संदेहवाचक, जहाँ पर अपने को संदेह होगा। तो समझ में आ गया है? बाकी चीजें आपसे पूछता नहीं, डिटेल इतने ही पूछता है, नाम ही अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। हो गया? पता चलेगी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, 2-3 बार हो गया दादा ऐसे ही। आओ बेटा, बहुत समस्याएं आती है। आप समझते हो कि इतने आसान है वीडियो शूट करना कि पता चले कि हर के उठा के दे दिया। तो ये पहले तो प्रॉपर आपके लिए मैंने सरल भाषा में नोट्स तैयार किए। नोट्स तैयार करने के बाद में इसे मैंने पूरी तरीके से एक एक शब्दों को मोबाइल में लिखा। मोबाइल के लिखने के बाद में कंप्यूटर में लेके गया, कंप्यूटर में इसकी फाइल बनाई बेटा।
फाइल बनाने के बाद में इसको मैंने पूरा फाइनल देखा पूरी चीज़ों को, फिर भी इसमें बहुत सारी गलती निकली। जैसे अभी वो ऊपर मैंने बताया था वहाँ पर भी नहीं था, इसे शब्द बहुत सारी मिस्टेक रह जाती है। उनको रिसर्च की आप समझते हो कि नहीं, उठाया और वीडियो बनाया ना, आप तो कुछ नहीं करते, यहाँ से पता चला 3 उंगली फेरी, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, अपने दोस्तों यारों के पास भेज रहे हो, दादा थोड़ा बहुत वीडियो को हमारा भी सपोर्ट करो यार, है ना। देख लो तुम्हारे हिसाब से, कोई अपन भीख नहीं मांगेंगे दादा, है, देख लेना आपके हिसाब से, है भैया। देखो भाषा और बोली में अंतर। देखिए भाषा का प्रयोग बड़े क्षेत्र में होता है, बोली का प्रयोग छोटे क्षेत्र में होता है। भाषा का प्रयोग किसमें होता है? बड़े क्षेत्रों में, और बोली का प्रयोग छोटे क्षेत्र में। भाषा का व्याकरण तेय होता है, बोली का व्याकरण तेय नहीं होता। भाषा किताबें और साहित्य में लिखी जाती है, बोली लिखित साहित्य में बहुत कम हो जाती है। बोली मतलब जैसे अपन जो गाँव की बोलते हैं, मालवी भाषा अपनी, ओए खड़े खेत पे चल गो तो कहें मोटर वोटर की केबिल एबिल बली कि नहीं बली, समझ, ये बेटा अपनी बोली हो गई। भाषा क्या है? जो अपन बोल सकते हैं कि अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं, जो अपन लेन देन में का, जो मैं आपको वीडियो में शूट कर रहा हूँ, जो मतलब अपन बोल सकते हैं शहरी भाषा, जो गांव के बच्चे वो समझ जाएंगे, शहरी भाषा जो अपन बात करते हैं। और गांव की भाषा बोलेंगे तो वो होगी बोली में, ठीक है। तो भाषा स्कूल, कार्यालय और शासन में प्रयोग होती है। बोली घर और गाँव में बोली जाती है। मतलब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? गाँव में और घरों में किया जाता है। इसका उपयोग स्कूल और कार्यालय और शासन में प्रयोग किया जाता है। भाषा सब जगह समझी जाती है, बोली स्थानीय रूप से समझी जाती है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है आपका, महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्ति के मध्य किस संबंध को नकारा है? अब देखो महादेवी ने, भक्ति नहीं, ये भक्ति नहीं है, भक्ति, ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा ने स्वयं और भक्ति के मध्य के संबंध को नकारा है। देखिए सेवक और स्वामी के संबंध को नकारा है, क्योंकि वहां भक्तिन, देखो भक्ति नहीं बेटा, भक्तिन है। जितनी भी जगह भक्ति भक्ति लिखा वो भक्तिन है, ठीक है, याद रहेगा। छोटी सी बात कि महादेवी वर्मा ने स्वयं और भक्तिन के मध्य सेवक और स्वामी के संबंध को नकारा है, क्योंकि वहां भक्तिन से असंतुष्ट होने पर भी उसे सेवा से हटा नहीं सकती। तो यहाँ असंतुष्ट होने पर भी उसे सेवा से नहीं हटा सकती और भक्तिन को छोड़ नहीं सकती थी। अंत में फिर कह दूंगा कि भक्ति नहीं है क्या बेटा, भक्ति है। जितनी जगह भी भक्ति लिखा है मतलब लेडीज का नाम है। गुड़ी लक्ष्मी जो था ना, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? तो देखो बूढ़े बच्चे जवान दंगल का दृश्य देखने लगता था, ठीक है। ढोलक की आवाज सुनकर गांव के मरते हुए लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि उस गांव में क्या थी? बीमारी आ गई थी, ठीक है, याद ही नहीं, ठीक है। पढ़ा होगा पाठ? नहीं पढ़ा तो भैया थोड़ा सुन लो। ढोलक की आवाज़ सुनकर गांव के अधमरे और उपचार विहीन लोगों में संजीवनी की शक्ति पैदा हो जाती थी या भर जाती थी। समझ में आ गई? जैसे ढोलक की आवाज़ सुनते थे तो गाँव के जो अधमरे और उपचार विहीन इनका इलाज नहीं हो रहा था, उन लोगों में संजीवनी की शक्ति भर जाती थी। बूढ़े बच्चे जवानों को दंगल का दृश्य दिखने लगता था, ठीक है। ढोलक की आवाज़ के कारण गांव के मरते हुए लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती थी। ओज और प्रसाद गुण कविता की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। ओज गुण संपन्न कविता में उत्साह, जोश और वीरता का भाव होता है। ऐसी कविता देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करती है। इसमें साहस, बलिदान और त्याग की भावना का भाव प्रमुख होता है। ओजगुण की कविता में भाषा प्रभावशाली, तेज और रोचपूर्ण होती है। प्रसाद गुण की विशेषता है, प्रसाद गुण संपन्न कविता की विशेषता देखो, सरल और सहज भाषा और स्पष्ट होती है, आसानी से समझी जा सकती है। देखो हिंट को पकड़ना है, पूरा की पूरी लाइन थोड़ी रटना पहले से, ठीक है। मधुर और स्वाभाविक होती है। अब कौन? प्रसाद गुण की कविता सरल और सहज और स्पष्ट होती है। प्रसाद गुण की जो कविता है उसको आसानी से समझ में आ जाती है, कठिनाई नहीं होती इसको समझने में। इसमें भाषा कैसी होती है? मधुर और स्वाभाविक होती है। प्रसाद गुण कविता में भाव सीधे हृदय तक पहुंचते हैं। इसमें बनावटीपन या दिखावा नहीं होता है, सीधी सी बात, कोई सी भी 3 करने, याद रहेगा। अब अगला है आपका राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। तो देखो राष्ट्रभाषा पूरे देश की जो भावनाओं की जो भाषा है वो हो गई आपकी राष्ट्रभाषा। राजभाषा क्या है? शासन और प्रशासन की भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं।
इसका संबंध जनता की संस्कृति और परंपरा से, जो मैंने बेटा आपको पहले भी विशेषताएं बताई है वो विशेषताएं भी लिख सकते हैं, इसमें इसकी विशेषता, इसमें इसकी विशेषता लिख दो। राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की भावनाओं की भाषा है। राजभाषा शासन प्रशासन की भाषा है। इसका संबंध जनता संस्कृति परंपरा से होता है। इसका संबंध किससे होता है? सरकारी कार्यालय से होता है। राष्ट्रभाषा के लोग स्वाभाविक रूप से अपनाते हैं राष्ट्रभाषा को, ये संविधान द्वारा निर्मित होती है। इसका प्रयोग जीवन और सामाजिक कार्यों में अधिक होता है। इसका जीवन आधिकारिक और औपचारिक कार्यों में होता है, मतलब सरकारी कामकाजों में इसका उपयोग होता है अधिकतर। ओके भैया। निर्देशानुसार आपको वाक्य परिवर्तित करना। मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया, मिश्र वाक्य बदलिए। यद्यपि मैं अच्छा खेला था फिर भी हार गया। आप चुप रहते हैं, आज्ञावाचक में बदलना है, आप चुप रहिए। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मतलब दूसरे की बात में आ जाना। वहाँ बहुत कान का कच्चा है इसलिए दूसरे की बात मान लेता है। नाको चने चबाना, बहुत कठिनाइयों में पड़ना। परीक्षा में नकल करते पकड़ने जाने पर नाको चने चबाने पड़े। हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 14 है 14 है आपका, क्या कह रहा है कि अतीत में के दबे पांव में वर्णित महाकुंड का वर्णन कीजिए। तो देखिए महाकुंभ में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। गंगा स्नान अत्यंत पवित्र माना जाता है। साधु संतों को अखाड़ों की उपस्थिति होती, पूरे वातावरण में श्रद्धा और भक्ति भर जाता है। हो गया। मोहनजोदड़ो की जल संस्कृति की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। देखो, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, स्नान घर और नालियां बनी हुई थी, गंदा पानी नालियों द्वारा नगर से बाहर निकाला दिया जाता था। सिंपल है, कठिन तो नहीं लग रही कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, स्नान घर सबको पता है, बाथरूम और नालियां थी बनी हुई थी। हो गया। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा? समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। कौन सी शैली है, ध्यान रखना है। सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली। ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये, ऐसी बात है। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी? तो ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना पहले दी जाती है, इसके बाद कम महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। ठीक है, अंत में विवरण लिखा जाता है और पाठक को मुख्य रूप से तुरंत समझ में आ जाता है। चित्र बनाना चाहो तो यहाँ पे चित्र नहीं बना पाया मैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऊपर से चौड़ा होगा, नीचे से सकरा होगा। ठीक है। फीचर लेखन क्या है? फीचर लेखन वहाँ होता है जिसमें किसी विषय, व्यक्ति, स्थान या घटना को रोचक, भावपूर्ण और विस्तार से भी प्रस्तुत किया जाता है ताकि पाठक रुचि और समझ दोनों बढ़े। कुंवर नारायण का यहाँ से देख सकते हैं, ये तो चीज़ आप कंप्लीट कर सकते हैं हमारे बाबू। ठीक है, ये पहले से भी कंप्लीट होंगे, बहुत सारे बच्चों की नहीं किया तो यहाँ से पढ़ लेना है। कुंवर नारायण का रचना है भाव पक्ष, ये रहा कला पक्ष और ये रहा साहित्य में विस्तार। यदि कोई बच्चा पेड एप्लीकेशन में तो उसे कोई ज़रूरत ही नहीं क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है, यहाँ से बाकी सॉल्यूशन सब कुछ मिलने वाला है। इसके अलावा अतिरिक्त चीज़ें वहाँ पे है। ठीक है, जल्दी करो, नहीं किया तो अभी भी मौका है, बाकी पूरा 12th का हो जाएगा काम तुम्हारा। यहाँ पे आपको नोट्स बेटा कोई सी मान के चलो 2-3 प्रश्न ऐसे मैंने बता दिए उस 2 दिन पहले कि जो 100% आ रहे हैं, और आपके वही 3 प्रश्न पूरा पेपर याद है आपको, वही 3 प्रश्न नहीं याद है तो फिर वहाँ पे पछतावा होगा बेटा। चीज़ों का, तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप पहले से एप्लीकेशन में इंस्टॉल रहना। फणीश्वर नाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देनी है। हो गया, ये हो गया साहित्य में स्थान, ये हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 18, न्याय विधि संबंधी 5 तकनीकी शब्द लिखना है। ये आपके सामने वादी, प्रतिवादी, साक्ष्य, निर्णय, अपील। हो गया। चरित्र विषय पर आपको क्या करना है? आपको एक संवाद लेखन लिखना है ये। ठीक है, अनुच्छेद मतलब देखो, चरित्र मनुष्य के व्यक्ति की सच्ची पहचान होता है। अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति सत्य, ईमानदारी, संयम, कर्मनिष्ठा का पालन करता है। चरित्र के बल पर ही मनुष्य समाज में सम्मान प्राप्त करता है।
धन और पद क्षणिक होते हैं, परंतु चरित्र जो है जीवन भर साथ देता है। चरित्रवान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों से विचलित नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि जीवन में सफलता और सम्मान के लिए चरित्र का होना आवश्यक है। रहेगा ध्यान इतना। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 ये देख लीजिए। हो गया? हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा आपका। ठीक है, मैं जगजीवन और जग का कहा नाता। ठीक है, तितरी है समीर सागर पर। हो गया क्वेश्चन नंबर 21। ये यहां से इसका अथवा हो गया है। ये परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए एक पत्र लिखना है आपको। मोहल्ले की सफाई, समय कम में बिठाना, ये आपका निबंध वाला हो गया पोर्शन। चलिए तो अपन ने अब सेट ई यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है।